कबीर 28 साल का था जब उसकी शादी हुई थी। वो शादी करके बहुत ज्यादा खुश था, और हो भी क्यों ना, शादी कबीर ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड वंदना से की थी। वक्त के साथ कबीर और वंदना के बीच थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स होने लगे थे घर की आम बातों को लेकर, जो बाद में बहुत सीरियस इशू बन गए। और ये ऑन गोइंग इशूज देख के एक दिन वंदना ने कबीर से वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोले, आई लव यू नहीं, आई वॉन्ट डाइवोर्स। अब एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में डाइवोर्स एक ऐसी चीज मानी जानी चाहिए कि दो लोग एक दूसरे से खुश नहीं थे और उन दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डाइवोर्स जो ये टर्म है, कहने में 7 अक्षर का एक वर्ड है, लेकिन इसमें बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा ये डाइवोर्स केस लड़ने में निकल सकता है। अब मैं ये वीडियो आपको ऊपर ऊपर से समझाकर खत्म नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जितने भी यंग लड़के हैं या ऐसे लोग हैं जो अनमैरिड हैं और शादी करने का सोच रहे हैं, उनको ये प्रोसेस एक बार पता होना काफी जरूरी है। अब देखिए, डाइवोर्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं, म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स एंड कंटेस्टेड डाइवोर्स। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स का मतलब है कि पति पत्नी दोनों मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि अब अलग होना है और किसी बात पर झगड़ा नहीं है और हम हैप्पी म्यूचुअली डाइवोर्स लेना चाहते हैं। जैसे कुछ चीजों में दोनों पार्टीज की तरफ से अगर रजामंदी होती है तो वो म्यूचुअल डाइवोर्स ले पाते हैं। जनरली वो चीजें कुछ इस तरीके से होती हैं कि पहले तो ये श्योरिटी होनी चाहिए कि डाइवोर्स लेना है, बच्चे किसके पास रहेंगे पहले से क्लियर होना चाहिए, मेंटेनेंस या एलिमनी कितनी होगी ये डिसाइडेड होना चाहिए, प्रॉपर्टी का क्या होगा, मतलब कि जो एसेट्स हैं वो कैसे डिवाइड किए जाएंगे ये क्लियर होना चाहिए। अगर सब चीजें पहले से ही क्लियर हैं तो केस काफी जल्दी निपट जाता है। अब आप सोच रहे होंगे फिर भी कितना टाइम लगता है। इसमें मिनिमम लगभग 6 महीने, नॉर्मली 8 से 12 महीने, यानी अगर आप बड़े शहरों में हो तो आमतौर पर 8 से 12 महीने लग सकते हैं, और डिले हो जाए तो 1 से 1.5 साल, यानी कि 12 से 18 महीने। सिंपल लाइन में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों शांति से एग्री करते हैं तो इंडिया में म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स यूजुअली 6 से 12 महीने के अंदर हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब जितना अच्छा और अमेजिंग लग रहा होता है वैसा होता नहीं है, और वहीं आता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक डाइवोर्स के लिए रेडी नहीं है, या फिर इन बातों में से किसी पर झगड़ा है, जैसे क्रुएलिटी, अडल्ट्री यानी कि जो अफेयर जिसको हम बोलते हैं, डिजर्शन यानी कि छोड़कर चले जाना, जैसे कि हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक इंसान एकदम से छोड़ के कहीं और चला जाए, मेंटेनेंस या एलिमनी, चाइल्ड कस्टडी, प्रॉपर्टी का बंटवारा, तो केस काफी लंबा चल सकता है। अब इसमें कम से कम 2 से 3 साल, एवरेजली 4 से 6 साल, और अगर केस कॉम्प्लिकेटेड हो तो 7 से 10 साल, और कभी कभी इससे भी ज्यादा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना टाइम क्यों लगता है। तो बेसिकली जो फैमिली कोर्ट्स होते हैं उनमें पहले से ही बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, बार बार हियरिंग की डेट आगे भी बढ़ सकती है, बीच में मेंटेनेंस, कस्टडी जैसी अलग अलग एप्लीकेशन फिल हो रही होती है, विटनेस की गवाही और क्रॉस एग्जामिनेशन में भी काफी टाइम लगता है, और अगर केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए तो और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। अब जो ये एस्टिमेटेड टाइम है ये हर एक इंसान के केस में डिफर कर सकता है, लेकिन एवरेज तौर पर यही एक साइकिल रहती है। इसलिए मैं वीडियो की शुरुआत में कह रहा था कि इंसान की जिंदगी का एक अहम जो टाइम है वो इस स्ट्रेस में गुजर जाता है अगर बात डाइवोर्स पे आ जाती है तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगली चीज जिसकी वजह से इंडियन मैन इस दौर में शादी से डरा हुआ है वो है लीगल डायनेमिक्स। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 498A के रोल की। सेक्शन 498A जो पहले इंडियन पिनल कोड का हिस्सा था और अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर आता है, इसका पर्पस होता था डाउरी हैरेसमेंट और डोमेस्टिक क्रुएलिटी से महिलाओं को प्रोटेक्शन देना। ये लॉ इसलिए बनाया गया था ताकि जो वुमेन सच में दहेज या घर के अंदर क्रुएलिटी का शिकार होती है उन्हें लीगल प्रोटेक्शन मिल सके। अब इस लॉ की हेल्प से जो जेन्युइन विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस मिलता है, जबकि कुछ लोग और कोर्ट्स ने ये कंसर्न भी उठाया है कि कुछ केसेस में इसका मिसयूज भी हुआ है। इसी वजह से सेक्शन 498A इंडिया के सबसे ज्यादा डिबेट होने वाले मैट्रिमोनियल लॉज में से एक माना जाता है। अब इस लॉ में पावर इम्बैलेंस की डिबेट काफी बार देखने को मिलती है। जो ये सेक्शन है दोस्तों, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बिना वारंट के एक्यूज को अरेस्ट कर सकती है और अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर सकती है। इसी के साथ ये नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है, यानी बेल मिलना इसमें अधिकार नहीं होता और आमतौर पर दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट से केस वापस नहीं लिया जा सकता। अभी स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये मैं चीजें खुद से नहीं बोल रहा। इसी वजह से कई लोग कहते हैं कि सिर्फ एक कंप्लेंट के बाद हस्बैंड और कभी कभी उसके फैमिली मेंबर्स को भी तुरंत लीगल प्रोसेस का सामना करना पड़ता है। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक और चीज देखी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट्स में माना है कि 498A का मिसयूज कुछ केस में हुआ है। सबसे फेमस ऑब्जर्वेशन में से एक सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 में आई थी, जहां कोर्ट ने मिसयूज को लीगल टेररिज्म कहा था, लेकिन कोर्ट ने साथ में ये भी क्लियर किया था कि सिर्फ मिसयूज की पॉसिबिलिटी की वजह से लोगों को खत्म नहीं किया जा सकता
क्योंकि ये लॉ जेन्युइन विक्टिम्स की प्रोटेक्शन के लिए भी जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों एनसीआरबी के डेटा की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के मुताबिक सेक्शन 498A के केसेस में कन्विक्शन रेट कई सालों से लगभग 15 से 20% के आसपास रही है। यानी कि केसेस तो बहुत सारे फाइल होते हैं, लेकिन कन्विक्शन सिर्फ 15 से 20% के आसपास ही रहता है। इस डेटा को लेकर अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। वुमेन राइट्स ग्रुप का कहना है कि लो कन्विक्शन रेट का मतलब ये नहीं है कि कंप्लेंट्स झूठी हैं। कई केसेस में एविडेंस की कमी, विटनेस का हॉस्टाइल हो जाना या पार्टीज के बीच सेटलमेंट हो जाना भी रीजन होते हैं। मैन राइट्स ग्रुप का कहना है कि बहुत से हस्बैंड्स और उनके परिवार को सालों तक लीगल बैटल, सोशल स्टिग्मा और करियर डैमेज झेलना पड़ता है और बाद में उन्हें एक्विटल मिलता है। इसलिए 498A को लेकर डिबेट आज भी जारी है। एक तरफ जेन्युइन विक्टिम्स को प्रोटेक्शन देना जरूरी है और दूसरी तरफ लॉ के मिसयूज को रोकना भी उतना ही जरूरी माना जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है मेंटेनेंस और एलिमिनी को लेकर डिबेट। इंडिया में सेक्शन 125 CRPC अब इसके प्रोविजन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर कंटिन्यू किए गए हैं और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का पर्पस ये है कि डाइवोर्स या सेपरेशन के बाद कोई वुमेन फाइनेंशियल हार्डशिप का शिकार ना हो। इसलिए कोर्ट जरूरत के हिसाब से मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर कर सकते हैं। अब ये चीज होती तो वुमेन प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन कई बार वुमेन साइड से अनरियलिस्टिक मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपके ऊपर सिर्फ एक मेंटल प्रेशर तो होता ही है, लेकिन साथ में जो है आपको फाइनेंशियली भी थोड़ा स्ट्रेस झेलना पड़ता है। अब एक बार इमेजिन करके देखिए दोस्तों कि एक मिडिल क्लास आदमी की फिक्स सैलरी का कुछ % हिस्सा मेंटेनेंस में चला जाए और साथ ही उस पर होम लोन, कार लोन और दूसरी फाइनेंशियल कमिटमेंट भी हो, तो उसके लिए फाइनेंशियल प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ सकता है। अब मानिए कि बंदा प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो ये भी तो गारंटी नहीं है कि जो इनकम आज वो कमा रहा है वो आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये भी एक रीजन बन जाता है जिसकी वजह से एक आम आदमी सोचता है कि छोड़ो यार, इससे बेहतर है कि मैं शादी ही ना करूं। अगला पॉइंट है दोस्तों बदलते शहरी इंडिया और डाइवोर्स का ट्रेंड। बहुत लोग कहते हैं कि इंडिया का डाइवोर्स रेट सिर्फ 1% है, तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये पिक्चर का सिर्फ एक हिस्सा दिखाता है। नेशनल लेवल पर डाइवोर्स रेट अभी भी काफी लो है, क्योंकि इंडिया के बहुत से रूरल एरियाज में डाइवोर्स को आज भी सोशल स्टिग्मा के रूप में देखा जाता है। लेकिन अगर आप मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर या कलकत्ता जैसे बड़े शहरों को देखें तो फैमिली कोर्ट्स में डाइवोर्स पिटीशन काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों शहरों में ये प्रॉब्लम आखिरकार बढ़ क्यों रही है। इसका पहला रीजन है बदलती रोल्स और एक्सपेक्टेशन। आज की अर्बन वुमेन पहले के मुकाबले ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जो एक पॉजिटिव सोशल चेंज है। लेकिन कई कपल्स के बीच एक्सपेक्टेशन उतनी तेजी से चेंज नहीं हुई है। कई मैरिज में हस्बैंड से आज भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो प्राइमरी प्रोवाइडर बने, जबकि दोनों पार्टनर्स फुल टाइम जॉब कर रहे होता है। इसी मिसमैच की वजह से फाइनेंशियल और इमोशनल स्ट्रेस बढ़ सकता है। आज का मैरिड कपल अक्सर दो तरफ के प्रेशर में होता है। एक तरफ स्पाउस की एक्सपेक्टेशन होती है और दूसरी तरफ पेरेंट्स और फैमिली की। कभी कभी ये छोटे छोटे डिसएग्रीमेंट इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि बात काउंसलिंग से निकलकर लीगल डिस्प्यूट्स और डाइवोर्स पिटीशन तक पहुंच जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर अर्बन मैरिज टूट रही है, लेकिन शहरों की फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल प्रेशर और चेंजिंग फैमिली डायनामिक्स की वजह से रिलेशनशिप चैलेंज पहले के मुकाबले ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है शादी और मेंस मेंटल हेल्थ। इंडिया में बचपन से ही लड़कों को एक बात सिखाई जाती है, मर्द को दर्द नहीं होता, यानी कि अपनी फीलिंग्स को दबा दो, बिल्कुल भी मत रो और हर प्रॉब्लम खुद ही हैंडल करो। लेकिन जब मैरिज में प्रॉब्लम्स आती है, डाइवोर्स और लीगल बैटल शुरू हो जाते हैं, तो कई मैन इमोशनल लेवल पर बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि डेटा क्या कहता है। एनसीआरबी के सुसाइड डेटा के मुताबिक मैरिड मैन हर साल मैरिड वुमेन के मुकाबले काफी ज्यादा सुसाइड करते हैं और सुसाइड के रीजन में फैमिली प्रॉब्लम्स और मैरिज रिलेटेड इशू लगातार सबसे कॉमन कैटेगरीज में शामिल रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर मैरिटल प्रॉब्लम सुसाइड तक पहुंचती है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि फैमिली और रिलेशनशिप स्ट्रेस कई लोगों के मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डालता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है कि सपोर्ट सिस्टम की कमी देखी गई है। कई लोगों का मानना है कि जब मैन मैरिटल या फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उनके लिए इमोशनल सपोर्ट और काउंसलिंग सिस्टम उतने एक्सेसिबल नहीं होते जितने होने चाहिए। इसी वजह से कुछ यंग मैन शादी को अवॉइड करना ही ज्यादा सेफ ऑप्शन समझने लगते हैं, यानी वो सोचते हैं कि अगर मैं शादी ही नहीं करूंगा तो ये सब प्रॉब्लम मुझको झेलनी ही नहीं पड़ेंगी। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि हर मैरिज ऐसी नहीं होती, बहुत सी शादियां हेल्दी और सक्सेसफुल भी होती हैं। असली चैलेंज ये है कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स को टाइम पर एड्रेस किया जाए और दोनों पार्टनर्स के लिए बेटर सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल हो। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। लास्ट पॉइंट है कि आज के यंग मैन का रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड कैलकुलेशन क्या कहता है। आज के कई यंग मैन शादी को सिर्फ इमोशनल डिसीजन नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल लाइफ डिसीजन की तरह देखते हैं। वो अपने दिमाग में एक सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं,
मुझे शादी से क्या मिलेगा और मैं क्या रिस्क ले रहा हूँ ये शादी कर कर। अगर उन्हें लगता है कि फाइनेंशियल बर्डन, लीगल डिस्प्यूट और इमोशनल स्ट्रेस का रिस्क ज्यादा है और उसके बदले रिवॉर्ड उतना क्लियर नहीं है, तो वो शादी को पोस्टपोन कर देते हैं या अवॉइड करना पसंद करते हैं। आज दोस्तों डेटिंग एप्स का जमाना है। लिव इन रिलेशनशिप को पहले के मुकाबले ज्यादा सोशल एक्सेप्टेंस मिल गई है और सिंगल रहकर करियर और पर्सनल गोल पर फोकस करना भी एक नॉर्मल चॉइस बनती जा रही है। इसलिए कई यंग मैन के लिए शादी करना एक आखिरी गोल नहीं है, बल्कि एक ऑप्शन बन गया है। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि आज के सारे यंग मैन शादी के खिलाफ हैं या शादी एक बुरी इंस्टीट्यूशन है। असल बात यह है कि बहुत से लोग पहले के मुकाबले ज्यादा सोच समझकर डिसीजन लेना चाहते हैं। आज का यंग मैन इमोशनल कंपैटिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लीगल इम्प्लीकेशन और लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन सब कुछ इवेल्युएट करते हैं। आज के इंडिया में शादी ट्रेडिशन कम और ज्यादा पर्सनल चॉइस बनती जा रही है। इसी वजह से कई यंग मैन और वुमेन दोनों ही तब तक शादी नहीं करना चाहते जब तक उन्हें लगे कि उसके रिवॉर्ड्स उसके रिस्क से ज्यादा है। अब इस वीडियो को दोस्तों एक शायरी के साथ मैं एंड करना चाहूंगा। इश्क की किताब में हर सफा हसीन नहीं होता, हर वादा उम्र भर का यकीन नहीं होता, कभी कभी सब कुछ सही होते हुए भी आखिरी पन्ना खुशी से खत्म नहीं होता। सो दिस इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर सूट्स बेस्ट। बाय बाय।